नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। बिलासपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। प्रेम संबंध के शक में वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के बोदरी का यह मामला है। तो प्रेम संबंध के शक में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पीट कर एक युवक की जान ले ली गई है। चकरभाटा थाना क्षेत्र का यह मामला है, बोदरी इलाके का। जितेंद्र भाई हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है, बताएं। देखिए, चकरभाटा थाना क्षेत्र के बोदरी का ये पूरा मामला है, जहां पर बताया जा रहा है जो युवक है नंदकिशोर वैष्णव, इसकी यहां पर पीट कर हत्या कर दी गई है। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि जो आरोपी पक्ष है उसकी पत्नी के साथ इसका अवैध संबंध का शक था, लिहाजा इसी को लेकर इनके बीच पहले जमकर मारपीट हुई। इस दौरान बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों ने बेरहमी से इनकी पिटाई की है, जिसके बाद गंभीर हालत में इसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर इसकी मौत हो गई। लिहाजा अब इस पूरे प्रकरण में हत्या का मामला जो है वो पुलिस दर्ज करने जा रही है। फिलहाल मामला दर्ज अभी पुलिस ने नहीं किया है। ये जरूर है कि कुछ संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ विस्तृत की जा रही है, लेकिन ये तो साफ है कि यहाँ पर पीट कर जो युवक है इसकी हत्या कर दी गई है। ऐसे में अब जब आरोपी गिरफ्तार होंगे या फिर उनसे विस्तृत पूछताछ होगी, उसके बाद ही घटना का जो असल कारण है वजह वो यहाँ पर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल प्रारंभिक बातों में ये बातें स्पष्ट हुई है कि किसी प्रेम संबंध के शक में ही यहाँ पर युवक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस अब केस दर्ज कर आगे कार्रवाई कर रही है। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। नर्मदापुरम माखन नगर में 2 परिवारों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि जमकर लाठी डंडे चले हैं। 7 लोग घायल हैं, इलाज जारी है। माखन नगर थाना क्षेत्र के शनिचर मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ा अपडेट आपको नर्मदापुरम से बता दें। माखन नगर इलाके में परिवारों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि जमकर लाठी डंडे चले हैं। 7 लोग घायल हुए हैं, इलाज किया जा रहा है। जबलपुर में एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले महिला के पास साइबर ठगों का फोन आया। इस दौरान ठगों ने महिला से कहा कि उसकी सोने की लॉटरी लगी है और इसके बाद साइबर ठगों ने सोना भेजने के लिए उससे कुछ रुपये एक खाते में जमा कराने के लिए कहे। कुछ दिन बाद ठगों का फिर कॉल आया। साइबर ठग ने फिर कहा कि पुलिस ने सोना पकड़ लिया है, अब पुलिस भी उसे पकड़ ले और बचने के लिए उसे और पैसे देने होंगे। ये सब ठग के द्वारा कहा गया और ऐसा कहकर 4 लाख रुपए फिर से ठगों ने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। सूचना दी गई और जब पता चला इस महिला को कि उसके साथ ठगी हो रही है, इसके अलावा बीच में और बड़ी कहानियां रची गई। ठगों ने झूठे अपहरण की कहानी रची, महिला से वीडियो बनवाया, महिला के परिजनों को वीडियो भेजकर डराने लगे। इसके बाद पुलिस ने वीडियो भेजने वाले नंबर्स के आधार पर देश के अलग अलग शहरों में दबिश दी। महिला का कहीं पता कोई नहीं चला। 8 जून को महिला की लोकेशन ग्रेटर नोएडा में मिली, जिसके बाद पुलिस ने महिला को वहां से बरामद किया। हालांकि आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। साइबर ठगों ने इस महिला का ब्रेन वॉश किया और बोला कि तुम अपने घर वालों को ये बोलो कि तुम्हारा जो है अपहरण हो चुका है। साइबर ठगों से तो कभी वो मिल नहीं पाई, बस वो फोन पे ही जो है उसको गुमराह करते रहते थे और उसके परिवार वालों को धमकी देते रहते थे। और पुलिस अभी वास्तविक जो आरोपी हैं, जिन्होंने अपहरण तो नहीं किया पर साइबर फ्रॉड किया है, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। उनको भी हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। धरसींवा में लव जिहाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वीएचपी नेताओं का कहना है कि घटना के 6 महीने से ज्यादा होने के बाद भी नाबालिग लड़की को बरामद नहीं किया जा सका है और न ही आरोपी साबिर खान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। आरोपी के परिजन पीड़ित परिवार को लगातार धमका रहे हैं। सरपंच भी आरोपी की तरफ से पीड़ित परिवार पर दबाव डाल रहा है, यह आरोप लग रहा है कि हमारी हिंदू समाज की एक 17 साल की नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम परिवार साबिर अली, जो धरसींवा से 31 दिसंबर को अपहरण करके ले गया है, वो लड़की अभी तक के वो बरामद नहीं हुई है। हमारा जो एक ही उद्देश्य है कि लड़की को
उस लड़के को गिरफ्तार करके लड़की को माँ बाप को सौंपा जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हिंदू समाज को जागरण के लिए और शासन को जागरण के लिए हमें ये आंदोलन करना पड़ेगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सहसपानी गांव में भूमाफिया और प्रशासन की मिली भगत ने आदिवासियों को उनकी ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया। वन विभाग अब उसी जमीन पर वृक्षारोपण की तैयारी कर रहा है, जबकि किसान अपनी फसल बोने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफिया ने अधिकारियों से सांठगांठ कर नक्शा ही बदलवा दिया और फिर वही जमीन का कम दाम में खरीद कर जिंदल कंपनी को ऊंचे दामों पर बेच दिया गया। मोर खेत ला वहाँ बो दे थे, अधिकारी मला कहा था तो जब पेशी आज 3-4 पेशी हो गए, तहसील ऑफिस में दे नोटिस दे रही तो 4 पेशी हो गए, कोई सुनाई नहीं होते। घूमा था आज कई दिन हो गए, मैं घूम के सहसपानी में जो है बहुत सारा भूमि था जिसको जिंदल के द्वारा क्रय किया गया था। उसमें किसानों को अवगत भी कराया गया है कि ये भूमि जो है वो जिंदल के द्वारा जो है क्रय कर लिया गया है, तो उसको जो है खाली करने के लिए उनको निर्देशित भी किया गया है। आप जो बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से आया कि कोई पर्टिकुलर किसान है जिसका गलत सीमांकन हो गया है शायद, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर केस होगा तो मैं इसको जो है एक बार चेक करवा लेता हूँ। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम और राज कुशवाहा के पुलिस रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी गई है। 3 आरोपी विशाल आनंद आकाश को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 11 मई को सोनम से शादी इनकी हुई थी और हनुमान पर शिलोंग पर राजा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लगातार जांच जारी है और जांच के सिलसिले में शिलोंग पुलिस सोनम को इंदौर वापस ला सकती है। Sonam and this Raj Kushwaha given 2 days police custody, and others, that is Anand, Vishal and Akash, they were given 14 days judicial custody. धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के बीच जबलपुर की परशुराम बस्ती में एक हिंदू महिला को बीमारी से ठीक होने का झांसा देकर ईसाई बनाने की कोशिश की गई। घटना रांझी थाना क्षेत्र की है, जहां हिंदू महिला की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआईआर करवाने वाली महिला का नाम नीतू रैकवार है, जो बीते कुछ समय पहले बीमार थी। महिला भी आई कि इसको बीमारी जब हो गई थी तो कुछ लोग इसको ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने का झांसा देकर इसका धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। इस सूचना पर थाना रांझी में मनोज पिल्ले, विनोद, राजीव और एक अन्य व्यक्ति है, इनके खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें आगे जांच की जा रही है और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे उसको इसमें आरोपी बनाया जाएगा। रायगढ़ नगर निगम ने शहर के बीच स्थित कॉलोनियों के ईडब्ल्यूएस आवासों को समय रहते पूरा नहीं किया। मरीन ड्राइव में व्यापक तोड़फोड़ के बाद अब प्रभावितों को शहर के 8 किलोमीटर दूर मां विहार में स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि विस्थापन वहां पर हो रहा है, शहर से दूर होने के चलते विस्थापितों की परेशानी बढ़ गई है। इधर अधूरे आवासों को लेकर कांग्रेस शहर सरकार पर निशाना साध रही है। बिना किसी सुनिश्चित बना कर बिना किसी मतलब इसके लोग तोड़फोड़ किए हैं। इनका ऐसा लग रहा था कि जैसे तोड़ना है खाली, किसको कहाँ बैठाना है, किसको कहाँ विस्थापित करना है, किसको क्या कुछ है, मतलब कुछ लोग लिस्ट नहीं बनाए। अवगत कराया कि आज भी बहुत सारे मकान अधूरे हैं। आप देखेंगे शासन का पैसा फिजूल व्यर्थ हो रहा है। अगर उसको थोड़ा सा उसमें मॉनिटरिंग करके अगर उसको अपडेट करते तो आज कई ऐसे जो व्यवस्थापित लोग हैं उनको यहाँ पे स्थान दिया जा सकता है। 78 लोग पूर्ण रूप से प्रभावित हुए थे, जिसमें माँ विहार में 92, कृष्ण वाटिका में 22 और बड़े अतलमुड़ा में 6 लोगों को शिफ्ट किया गया है। अभी कुछ आवास जो है वो सूर्या विहार तरफ के आवास जो है वो अभी उसमें रिपेयरिंग का काम चालू कर दिए हैं, 10-15 दिन में पूर्ण हो जाएगी। मुंगेली नगर पालिका में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर की साफ सफाई और विकास के लिए करोड़ों रुपए की लागत से वाहन और मशीनें खरीदी गई, लेकिन जिन वाहनों को करोड़ों में लिया गया वो अब कौड़ी के भाव बिकने वाले हैं, क्योंकि जिम्मेदारों की अनदेखी, मशीनों के रखरखाव का अभाव और सही मेंटेनेंस न होने के चलते अब नीलामी में ये सब बिकने वाले हैं। बता दें कि जेसीबी, छोटी पोकलेन, सेवर सक्शन मशीन, ड्रेन क्लीनिंग मशीन, सफाई वाहन, कचरा वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बेशकीमती उपकरण करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई थी, लेकिन अब जब ये नीलामी में कौड़ियों में बिकेंगे
तो नगर निगम के जो नेता हैं और जिम्मेदार हैं वो कह क्या रहे हैं इस पर, सुने तर्क उनके। मेंटेनेंस के अभाव में इनकी ये स्थिति है। 200-400 रुपए जहाँ खर्चा लगना है उन गाड़ियों पे, उनको इसी तरह से फेंक दिया जाता है। जो 2-2.5 साल पहले खरीदी गई हैं वो कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस को जहाँ नुमाइंदे बैठे थे, नगर पालिका जो संभाल रहे थे, उन्होंने कमीशन का खेल किया है। उसकी जांच हम भी निश्चित रूप से करवाएंगे। नगर पालिका में जो प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण हैं कबाड़ की स्थिति में बदल गया है, बिल्कुल सत्ता पक्ष के दबाव में। और देखिए, आप लोग जाके देखिए कबाड़ में किस तरह से करोड़ों के सामान पड़ा हुआ है। मेरे को मिला है निश्चित रूप से जो गाड़ियाँ पुरानी खड़ी है, नया लिया गया है, उसको भी खड़ा किया, ऐसे करके जानकारी मेरे को मिली है। इसके जवाबदार हमारे नगर पालिका के अधिकारी सीमो सर, वो बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या गाड़ियाँ खरीदी की गई है और कब की गई है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कोई गाड़ी खरीदा नहीं गया है। अब ये इसके पहले जो उपकरण लिए गए थे जो ख़राब हालत में पड़े हुए हैं, वो मेंटेनेंस वास्तव में हुआ नहीं हुआ होगा तभी ख़राब हालत में पड़े हुए हैं। तो मैं उसको अभी संज्ञान में लेते हुए राशि की उपलब्धता के आधार पर सभी सामानों को बनवा रहा हूँ और उसको उपयोग में लाऊंगा। धमतरी में डागा धर्मशाला को नगर निगम ने बुलडोजर से ढहा दिया। सिहावा चौक के पास करीब 1 एकड़ बेशकीमती जमीन साल 1923 में 90 साल के लिए डागा ट्रस्ट को लीज पर दी गई थी। लीज की मियाद खत्म होने के बाद ट्रस्ट जमीन पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं था। तब मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 2024 में निगम के पक्ष में फैसला सुनाया और ट्रस्ट को जमीन खाली करने का नोटिस दिया। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में बिल्डिंग कंडम घोषित हो चुका है, लिहाजा निगम ने बुलडोजर से डागा धर्मशाला को जमींदोज कर दिया। पखांजूर के कोयली बेड़ा विकासखंड के कुरनार हाई स्कूल की हालत खराब है। स्कूल में पीने के लिए पानी तक नहीं है और ना ही शौचालय है। स्कूली बच्चा हो या फिर शिक्षक, शौचालय के लिए जंगल का सहारा लेना पड़ता है इन्हें। यह हालत पिछले 5 सालों से है। बच्चों को पानी अपने घर से लाना पड़ता है और कुरेनार हाई स्कूल में दरवाजा, खिड़की, भवन की हालत भी बड़ी खराब है। बिजली की परेशानी भी बनी रहती है। कुरेनार हाई स्कूल में ये हमारा जो स्कूल बाउंड्री कुछ जंगल के अंदर है और इसमें बाउंड्री नहीं है और विशेष करके लेट्रिन बाथरूम कुछ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पंचायत की तरफ से जो हम करेंगे ना, कम से कम हमको टाइम देना पड़ेगा भाई, 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा, क्योंकि पंचायत का व्यवस्था क्योंकि तुरंत तो होता नहीं। इसका जानकारी ऑफिस में दे चुका हूँ और बेसिक चीज़ तो यहाँ पे है ही नहीं, हम लोग डाक के माध्यम भेज देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत नगरीय निकाय क्षेत्र में भले ही लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हों, लेकिन स्वच्छता की बात दीवारों तक ही सीमित है। बलरामपुर बस स्टैंड की जमीनी हकीकत आपको दिखाते हैं हम। चारों तरफ गंदगी पसरी है, कचरे का अंबार लगा है। बारिश में हालत और भी खराब हो जाती है। 10 लाख की आबादी वाले जिला मुख्यालय होने के साथ साथ रोजाना यहाँ सैकड़ों बसें आती हैं, लेकिन स्थिति देखिए इस बस स्टैंड की। अनपढ़ आदमी को लेके अब देखिए इतना अव्यवस्था है, मैंने 10 में इसको 0 नंबर लायक नहीं है। इससे अच्छा तो बल्कि रामानुजन है। साफ सफाई, जो टीवी आया है, टीवी पूरा बाहर पड़ा है पानी में, बरसात में। वहाँ पे जो टॉयलेट बना हुआ है वो काफ़ी अंदर है, जिसकी साफ सफाई तो रोज होती है, परंतु शाम को वहाँ पे शराब पी के कचरा करके लोग चले जाते हैं। इसी कारण हम लोगों ने वहाँ पे एक आकांक्षी शौचालय बनवाया है और ये जो पुराना जो शौचालय बना है वो उसको हम लोग डिसमेंटल कर देंगे और आगे से वहाँ पे साफ सफाई की पूरी व्यवस्था सही कर दी जाएगी। खबर भिलाई से है, जहां स्कूल खोलने के बाद भी स्कूल नहीं जाने पर परिजनों की डांट से नाराज बच्चे घर से बिना बताए नागपुर पहुंच गए। 2 दिन बाद जब पैसे खत्म हुए तो सीधे अपने घर लौट आए। 3 दिन पहले सुपेला थाने में 3 अलग अलग परिजनों ने अपने नाबालिग बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद सुपेला पुलिस ने केस दर्ज कर खोजबीन शुरू की। फुटेज भी लगातार खंगाले जा रहे थे, लेकिन गुरुवार को ये तीनों बच्चे जैसे ही पैसे इनके खत्म हो गए नागपुर से वापस लौट आए। 3 बच्चे रोहन, भूपेंद्र और रोशन, ये तीनों घर से अचानक बिना बताए चले गए थे। गुम इंसान कामी के पश्चात सरसब्जी से सरगर्मी से इनकी पतासाजी पुलिस के द्वारा की जा रही थी और आज ये तीनों बच्चे सकुशल बरामद हो गए हैं। प्रथम दृष्टया इनसे पूछताछ करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि ये नागपुर घूमने के लिहाज से गए थे और घूम करके वापस ये यहाँ।
इंदौर में करीब 12,50,000 रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ। ओबीसी और माइनॉरिटी विभाग के संयुक्त संचालक ने क्राइम ब्रांच में आधिकारिक शिकायत कराई है। जिले के 5 निजी स्कूलों के संचालकों पर फर्जी दस्तावेज और झूठी जानकारी के आधार पर छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप लगा है। ओबीसी और माइनॉरिटी के सहायक संचालक हैं, इनके द्वारा एक FIR कराई गई है, जिसके अनुसार कि वर्ष 2021-22 में 9th और 10th के बच्चों के नाम से कुछ स्कूल वालों ने छात्रवृत्ति अपने बताए हुए अकाउंट पर इन्होंने डलवा लिया है। 5 स्कूल के संचालकों के खिलाफ ये FIR हुई है। अब इसमें अनुसंधान किया जाएगा और आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विदिशा की अवैध कॉलोनियों से लोगों की जान को खतरा होने लगा है। विट्ठल नगर के पास बनी एक अवैध कॉलोनी के खंबे से 6 साल के मासूम को ऐसा करंट लगा। कॉलोनी में लाइट पहुंचने के लिए लोहे के खंबे पर अवैध तरीके से तार खींचा गया था और जिसके चलते खंबे में करंट आया और मासूम उसकी चपेट में आ गया। हालांकि बच्चे की हालत स्थिर है, इलाज ICU में जारी है। बालक को करंट लगा, तो मैं यहाँ मौके पर आके देखा, मैंने चेक किया तो कॉलोनाइजर का किसी प्रकार का कोई स्ट्रीट वाला कनेक्शन नहीं है। इसके लिए मैंने 135 की धारा के तहत चोरी का केस दर्ज किया और जिस बच्चे को करंट लगा है तो कॉलोनाइजर और कॉलोनी के रहवासियों ने बताया है कि बच्चा अभी स्वस्थ है। तो स्कूल का बैग रख के जैसे थोड़ा सा वो बाहर आया तो रोड पे ये खम्भे लगा के रखे हुए हैं इनने लोहे वाले, कई सारी डोरी डली है, स्ट्रीट लाइट इसी से चला रहे हैं, तो उन पे वो डोरी के माध्यम से करंट आया नीचे और बच्चे का हाथ लगा तो उसको करंट लग गया। ग्वालियर शहर की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार की लोक मंत्रणा अब दिखावा मात्र साबित हो रही है। हालात ये हैं कि गुरुवार को ग्वालियर महापौर की लोक मंत्रणा थी, लेकिन 2 घंटे की मंत्रणा में केवल 5 लोग ही पहुंचे हैं। मेयर अपने MIC सदस्यों को और निगम के अधिकारियों के साथ लोगों का इंतजार करती रहीं। महापौर कह रही हैं कि पहले से सुधार आया है, लोग जन सुनवाई में ज़्यादा आ रहे हैं। कोशिश है कि मौके पर ही निराकरण समस्याओं का हो जाए। जब हम लोग धक्का खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो गलत क्या है? पब्लिक को तो मरना है उसके अंदर, हमारी सुनवाई नहीं है, अधिकारी गंभीर नहीं है किसी बात के लिए। कितनी आप देखो चाल कितनी धीमी है लोग काम करने की, इस तरह कैसा काम होगा? लोक मंत्रणा में ज़्यादातर तो वही नाले और सीवर को लेकर मामले आए और अतिक्रमण को लेकर, तो अधिकारियों को आदेश दिए गए कि जहाँ जहाँ भी ऐसी समस्या उनका निराकरण किया जाए और मशीनें वगैरह जो ज़रूरत हो वो उपलब्ध करवाई जाए। पूर्व CM भूपेश बघेल शराब घोटाले के आरोप में सेंट्रल जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और अपने समर्थक विजय भाटिया से मिलने पहुंचे। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि जेल के अंदर कवासी लखमा और विजय भाटिया के साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेल के भीतर दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। कवासी लखमा हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें इलाज की सुविधा नहीं दी जा रही है। विजय भाटिया भी बीमार हैं, उन्हें भी अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा है। वे इसको लेकर कोर्ट भी जाएंगे। इस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया, सुने। कवासी लखमा हार्ट का पेशेंट है। कोर्ट से आदेश लेने के बावजूद भी यहाँ जिला पुलिस द्वारा उनको पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण से उसको इलाज नहीं मिलता कोर्ट के आदेश के बाद। विजय भाटिया पहले से उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है, तो सरकार जो है वो व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर व्यवहार कर रही है। कवासी लखमा जी तो लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, सबसे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। चूंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, एजेंसी जांच कर रहे हैं और एजेंसी के जांच के आधार पर, माननीय न्यायालय के आधार पर उनको जेल में रखा गया है। भूपेश जी को अच्छी चीज समझ में आई बहुत दिन बाद। पूर्व मंत्री है, विधायक है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार क्या हो जाएगा? अस्पताल में तो भाई ऑलरेडी अस्पताल, जेल में अस्पताल भी है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी बेसी है, डॉक्टरी रिपोर्ट तो बता दे, सरकार उसको भी ठीक कर दे कि उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर्सनल कोई नहीं होता। जो किसी घटना में, किसी भ्रष्टाचार में अगर संलिप्त पाया गया है तो निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से उसके ऊपर पूछताछ, कार्रवाई सभी प्रकार की होगी।
छत्तीसगढ़ में साय सरकार 21 जून से चरण पादुका योजना फिर से शुरू करने जा रही है, लेकिन योजना शुरू होने से पहले ही प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। दीपक बैज ने कमीशन का खेल होने का आरोप लगाया और कहा कि इन्हीं की सरकार को हमने अलग अलग नंबर का जूता बांटते देखा है। इनकी चरण पादुका योजना नहीं बल्कि कमीशन खाने की योजना है। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया है, सुने। एक हितग्राही को 6 नंबर और 8 नंबर का जूता बांटते हुए हम लोगों ने देखा है। इसका मतलब पूरी तरह से ये कमीशन खाने के लिए चरण पादुका योजना लागू फिर से कर रहे हैं। मतलब ये चरण पादुका योजना नहीं बल्कि कमीशन खाने का योजना है। चरण पादुका को भी छीनने का काम की थी और यही कारण है कि आज दीपक बैज जी सहित उनके पार्टी के अच्छे लोग जो है जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये चरण पादुका योजना उन वनांचल के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, उनके पैरों की सुरक्षा के लिए है। दीपक बैज जी हैं तो बस्तर के, लेकिन वो लगता है रायपुर में रहकर गांव वालों का जो दुख दर्द को भूल चुके हैं, इसलिए ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं। हमारे बस्तर के क्षेत्र में या सरगुजा के क्षेत्र में हमारे आदिवासी वनवासी भाई बहन रहते हैं। जंगलों में जाकर वो जिस तरीके से चार, चिरौंजी, तेंदूपत्ता इस तरीके को तोड़ने जाते हैं, उनके पैरों में कोई कांटा न चुभे, ये मुख्य विषय है। उनको किसी प्रकार का दर्द ना हो, और इसलिए चरण पादुका एक तो बहुत अच्छा विषय है। ये बिलासपुर में शराब दुकान के बाहर जमकर मारपीट हो गई है। शराब लेने आए युवक आपस में भिड़ गए और लिंक रोड स्थित शराब दुकान का ये वीडियो बताया जा रहा है। तार बहार थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो मदिरा प्रेमी आपस में भिड़ गए क्यों? शराब लेने के दौरान बाहर ये दे दनादन वाली स्थिति बनी है। तो शराब प्रेमी शराब दुकान के बाहर ऐसा भिड़े हैं, जमकर मारपीट हुई है। विवाद की वजह स्पष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों जनहित के मुद्दे पर साय सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर मूड में है। इन दिनों कांग्रेस खाद बीज की कमी, शराब, महंगी बिजली, इन सब मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी ने लालटेन लेकर धरना दिया और बिजली बिल हाफ करने की मांग की। बिजली कटौती और विद्युत दरों वृद्धि का काम भारतीय जनता पार्टी की 1.5 सालों में सरकार के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरप्लस बिजली वाला प्रदेश है। हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं। हिंदुस्तान में हमको सरप्लस बिजली प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत कटौती और विद्युत दरों को बढ़ाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कांग्रेस खुद ही आशंका में घिरी हुई है। उनकी शंका का समाधान वो खुद ही नहीं कर पा रहे आपस में। सूत न कपास लट्ठम लट्ठा, झूठ के पुलिंदे पर प्रदेश की राजनीति को चलाने वाली कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस है। जब उस समय बिजली हफ्ते हफ्ते भर कट जाते थे, किसानों को पानी नहीं मिल पाते थे, शाकंभरी योजना बंद हो गई थी, किसानों को मुफ्त बिजली के नाम पर केवल 40,000 50,000 के बिल इनके समय कभी भी पड़े हैं। लोग बिल पर्ची लेके घूम रहे हैं और आज इनकी सरकार नहीं है और झूठी लोकप्रियता और जनता के बीच में बने रहने के लिए इस प्रकार के सब कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन, खाद बीज की जो कमी है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, नक्सल का मुद्दा, आतंक का मुद्दा, धर्मांतरण और शराब जैसे मुद्दों पर अब कांग्रेस सड़क के बाद सदन में भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र के मुद्दों के अलावा प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, आगामी मानसून सत्र में इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस जबरदस्त रणनीति के साथ विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दों को लेकर इस सरकार को बेनकाब करेगी। विधानसभा का सत्र ही इसलिए होता है कि जनता की आवाज़ को बुलंद करना विपक्ष का काम है। सरकार का काम है रिप्लाई देना, और हम लोग तैयार हैं। जगदलपुर के झीरम मेमोरियल अब सामाजिक तत्वों का, जो असामाजिक तत्व हैं, उनका अड्डा बनता जा रहा है। शहीद महेंद्र कर्मा की मूर्ति के पास शराब की बोतल नजर आती है।
असामाजिक तत्वों ने मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करने की कोशिश भी की है। इस मामले में महीने भर पहले कांग्रेस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और शिकायत भी कराई थी, लेकिन हालात कुछ बदले नहीं। झीरम शहीद स्मारक की अव्यवस्था और वहां पर लगातार बढ़ते असामाजिक तत्वों के जमावड़े के खिलाफ इस नगर निगम की सरकार को, राज्य सरकार को बताया जा रहा है, पर लेकिन इन दोनों के दोनों सरकारों में, डबल इंजन की सरकार में कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। शहीद स्मारक है और जो झीरम मेमोरियल बना हुआ है, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो शहीद कर्मा जी की मूर्ति है उसके आसपास एवं अन्य जगहों पे शराब की बोतलें फेंकी गई है। इसकी खबर हमें सूचना मिली थी। इसके तहत अब लगातार पेट्रोलिंग हम ऑलरेडी उस एरिया में कर रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज महासमुंद जिले के बरबसपुर रेत घाट का निरीक्षण करने पहुंचे। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बरबसपुर में 50 से अधिक एकड़ में अवैध रेत का भंडारण है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। हमें लग रहा है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि राजस्थान में। कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी पटल पर रखेगी। सहायक खनिज अधिकारी ने कहा कि रेत को रेत माफिया न ले जा सके, इसीलिए गश्त की जा रही है। पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है और रेत माफिया चरम पर हैं। रेत माफिया इतने हावी किसके संरक्षण में है, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से। 50 से लगभग 100 एकड़ में पूरे अवैध रूप से रेती डंप है, लेकिन प्रशासन अभी भी सोई हुई है। खनिज विभाग ने उस अवैध भंडारण पे पहले ही कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं। उसमें लगभग 43 निजी भूमि में अवैध भंडारण पाया गया है। शासकीय भूमि में हम दावापत्ती कर रहे हैं और आगे उसकी प्रोसीजर है। कोई दावा करता है मेरा है तो वो अर्थदंड उनके ऊपर आरोपित किया जाएगा, नहीं तो आगे नियम अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना अंतर्गत खैरी गांव के एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। इस मामले में कांग्रेस की जांच टीम मृत युवक के परिजनों से बातचीत करने पहुंची। पामगढ़ विधायक शेष राज हरबंस ने बताया कि मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। बता दें कि 13 जून को खैरी गांव निवासी उमेंद्र बघेल की न्यायिक अभिरक्षा में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अवैध शराब बिक्री मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। परिवारजन यही संदेश जता रहे हैं कि एक तो सूचना नहीं देना, दूसरी चीज़ें हमको शव को नहीं दिखाना, मरने की भी सूचना नहीं देना, अस्पताल ले जाने की भी सूचना नहीं देना, वो इसका संदेश जता रही है। तो हमारी जांच टीम और पूरी कांग्रेस पार्टी हम लोग भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को जितना ज़्यादा सहयोग हो सके उसके लिए हम लोग मांग अपनी रख रहे हैं। और उसमें आबकारी कार्रवाई की गई थी, उसके बाद जेल दाखिल किया गया था। जेल से तबीयत खराब होने से उनको अस्पताल में भर्ती करके और फिर उनकी डेथ हो गई थी। और इस पूरे मामले में जो है न्यायिक जांच दल गठित किया गया है और पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी और तमाम प्रकार के मर्ग जांच में उसमें लिया गया है और वर्तमान में प्रकरण न्यायिक जांच में उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। समय पर होम लोन की किस्त चुकाने के बावजूद जमीन के कागज वक्त पर नहीं लौटाना एक बैंक को भारी पड़ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कलेक्टोरेट शाखा ने तय समय सीमा में पीड़ित को दस्तावेज नहीं दिया, जिसे लेकर उपभोक्ता फोरम ने बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लोन कंप्लीट हो जाता है, आपको एनओसी दिया जाता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट बैंक लेती है प्रॉपर पीरियड जो आरबीआई का गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत उनको आपको रिटर्न करना है, लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं किया। फोरम में हमने रूलिंग को पेश किया, गाइडलाइंस पेश की हमने। 50 दिनों के डिले के अनुसार मानते हुए 2,50,000 रुपए का उनको पेनल्टी दी गई है। खबर इंदौर से है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मोहन यादव बड़वानी में सिकल सेल कार्यक्रम में शामिल हुए और कई सौगातें प्रदेश को दी हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के जरिए गांव के किसानों को पक्की सड़क दी जाएगी। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में ख़त्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक
हम हर हालत में 3000 करेंगे। ये चोरी नहीं है, ये हमारी उनके प्रति वचनबद्धता है जो 5 साल में पूरा करने का संकल्प पत्र होता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज खरगोन जिले की बड़वा विधानसभा के दौरे पर भी रहे। वो बेड़िया स्थित मिर्च मंडी पहुंचे। बारिश के चलते इंदौर से कसरावद और पीपल गोन होते हुए सड़क मार्ग से वो बेड़िया पहुंचे। इस दौरान खरगोन को करोड़ों के विकास कार्यों के सौगात थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से यहाँ हमारी पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति किसानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, सभी प्रकार के वर्गों ने उत्साह उमंग के साथ जो स्वागत किया है, मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और इस अवसर पर कई प्रकार के विकास कार्यों की लगभग 150 करोड़ के नए कामों की हमारे द्वारा घोषणा भी की गई है। स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और इसी बीच उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने शहर के जवाहर नगर इलाके में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, लेकिन दुर्दशा देखकर सांसद ने मौके पर ही जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। तो क्या स्थिति है, मतलब बड़े शर्म की बात है ना, और बच्चों को बैठने के लिए भी नहीं है। तो ये बड़ा मतलब बहुत ही विकट स्थिति है और मैंने अभी कलेक्टर साहब से भी बात करी है और इसको बच्चों की बिल्डिंग बनना चाहिए। इस वक्त एमपी में लव जिहाद के मुद्दे पर सियासत बहुत तेज है। लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। मंत्री राकेश सिंह का इस मामलों पर एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह साबित हो चुका है कि लव जिहाद के पीछे सुनियोजित षड्यंत्र होता है। सरकार और कानून लव जिहाद रोकने के लिए सख्ती से काम कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा विषय है। जब एक बार ये स्थापित हो चुका है कि इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है, तब उसके लिए समाज को भी जागना होगा और सरकार और कानून तो ताकत के साथ अपना काम करेगा ही। चूंकि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना है सिवाय इसके कि कांग्रेस को सदगति मिले और ऐसे लोगों को सदमति मिले। बीजेपी 25 जून को देश भर में संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। इसी वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था और अब 50 वर्ष इसे हो जाएंगे। पार्टी ने इसे आपातकाल काले अध्याय के 50 वर्ष नाम दिया है। मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों में जिला स्तर पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। पच्चीस जून 1975 को हमारे देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 50 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर इस वर्षगांठ को हम मना रहे हैं और इसमें 25 जून को पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा की मातृ संस्था आरएसएस, जिसने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराने से परहेज किया, भाजपा ने हमेशा तिरंगे का अपमान किया, अपमान ही नहीं किया, संविधान की प्रतियों को जलाया। मध्य प्रदेश में 17 जून के बाद तबादलों पर बैन लग गया है। कर्मचारियों का तबादला जो अवधि था वो अब खत्म हो गया है। केवल मुख्यमंत्री समन्वय से ही तबादले अब हो सकेंगे। इधर अब आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के तबादले की तैयारी है। कलेक्टर से लेकर अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। कई जिलों के एसपी भी बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश में आईएएस, आईपीएस के कम से कम जो है 500 से ज़्यादा तबादले हो चुके हैं पिछले 6 महीनों में। कितने बार तबादला करो, कितना बार समय लगेगा आपको ये समझने में कि जो है कौन दक्ष है कौन अदक्ष है। निश्चित तौर पर स्थानांतरण एक व्यवस्था का अंग है। कहाँ किस कर्मचारी की, कहाँ किस अधिकारी की आवश्यकता है, किसकी गुणवत्ता कहाँ ज़्यादा प्रभावी होगी, सरकार उस पर विचार करती है और ये तो प्रक्रिया है, बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्थानांतरण होते ही रहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार तो है नहीं
कि बोरा लेकर वल्लभ भवन में 5वें माले पे बैठे रहते थे कुछ लोग, और उसके बाद स्थानांतरण तय होते थे। विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर बड़वानी जिले के ग्राम तलून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति के आने की संभावना थी इस कार्यक्रम में पहले, लेकिन बाद में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आ जाने की घोषणा हुई, जिससे मौसम खराब होने के चलते इसे भी रद्द करनी पड़ी। हालांकि कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे और सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की। जबलपुर में शराब की ओवर प्राइसिंग के मुद्दे को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। शराब दुकानों से एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचे जाने के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने कमर्शियल टैक्स विभाग, आबकारी आयुक्त और कलेक्टर जबलपुर को भी नोटिस जारी किया है। भानु प्रतापपुर से लगे संबलपुर में सुहेल खान नाम के युवक ने देश विरोधी और हिंदुओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिससे हिंदू संगठन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उग्र हो गए और भानु प्रतापपुर थाना पहुंचे, एफआईआर की मांग की, थाने के बाहर जमकर नारे लगाए। मुस्लिम युवक के द्वारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक टिप्पणी की गई, जिस वीडियो को शेयर किया गया उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि उसमें पाकिस्तान की तारीफ और हिंदू समाज को गाली देते हुए वह वीडियो हमने पाया, जिसका शिकायत भानु प्रतापपुर थाने में हमने दर्ज किया। परंतु कार्रवाई में इतना ढीलापन क्यों किया जा रहा है, इस विषय पर चक्का जाम किया गया। मंदसौर में ट्रक की चपेट में एक कार आ गई, करीब 500 मीटर तक कार घसीटता चला गया। सीसीटीवी में ये फुटेज सामने आ चुका है। हादसे में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। सबसे राहत की बात यही है, तलौदा थाना क्षेत्र की घटना। नीमच जिले में तेज बारिश हुई। मनासा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए और इसी दौरान ग्राम कड़ी और देथल के बीच एक हादसा हो गया। आंतरी माता निवासी महेश तोसावत अपने भतीजे के दीप के साथ वो मोटरसाइकिल के रपटा पार कर रहा था और पानी के बहाव वहां पर उस वक्त तेज था। बावजूद इन दोनों ने पार करने की कोशिश की रपटा और मोटरसाइकिल समेत दोनों बह गए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश के चलते दोनों बाइक सवार बह गए। एक कार सवार पानी के तेज बहाव में फंसे और मौजूद लोगों ने जान पर खेल कर, जोखिम में डालकर उन जो कार सवार में फंसे थे उन्हें बाहर निकाला है। और बड़ी महत्वपूर्ण ये खबर है क्योंकि आपसे नसीहत भी ये मिलती है और एक सबक भी है कि तेज़ रफ्तार अगर बहाव हो तो बिल्कुल भी जान जोखिम में डालकर नदी नाला रपटा पार न करें। जशपुर में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जशपुर में भी, और खरसोता गांव में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लेकिन देखिए, जो पहले हम कह रहे थे फिर वैसा ही हुआ। ट्रैक्टर पार कर रहा था एक व्यक्ति, लेकिन फंस गया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और ये स्थिति अब बार बार IBC 24 आपसे अपील कर रहा है कि जान जोखिम में डालकर इस तरह से नदी नाले रपटा पार न करें। थोड़ी देरी हो जाए, आपकी जान से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। जशपुर की ये तस्वीरें हैं। खरसोता गांव में पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, लेकिन ट्रैक्टर ले जाने की ज़रूरत इस व्यक्ति ने की और देखिए अंजाम, बीच में फंस गया। ग्वालियर जिले के अचलेश्वर चौराहे पर बारिश के चलते अचानक से पेड़ गिर गया। पेड़ एक कार के ऊपर गिरा। कार के अंदर 3 लोग सवार थे और तीनों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। तीनों घायल हो गए थे, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले का कान्हा टाइगर रिजर्व अपने अनूठे पहल के लिए इस वक्त चर्चाओं में है। यहाँ के 16 पालतू हाथियों को अब एक खास पहचान मिलने वाली है। भारत सरकार और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के जरिए जितने भी हाथी हैं, चाहे वे विभागीय प्रबंधन में हो या फिर पालतू हों, हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग करने के बाद एक खास नंबर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया वैसे ही होगी जैसे इंसानों के लिए आधार कार्ड बनाया जाना। हाथियों के आधार कार्ड में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी। इनके लिए हाथियों का जो ब्लड है वो भी निकाला गया है
जो डीएनए प्रोफाइलिंग करेगा और हाथियों की आनुवंशिक पहचान स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे उनकी वंशावली और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को ट्रैक किया जा सकेगा। और हर हाथी में एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी ताकि भविष्य में उनकी ट्रैकिंग और पहचान में मदद मिले। कान्हा में 16 हाथी हैं। हर हाथी का हम जो पूरे बॉडी पैरामीटर्स को जो है उसमें ले रहे हैं। हर हाथी का हम डीएनए के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। डीएनए सैंपल्स को हम जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है वहाँ पे भिजवाया जा रहा है और सभी हाथियों को हम जो है उसकी जो फोटोज कैप्चर करके उनके ऐप में उसमें प्रविष्ट करके फिर वहाँ पे एक आईडी बन जाएगी। जितने भी हाथी हैं, चाहे वो विभागीय प्रबंधन में हैं और जितने पालतू हाथी हैं, उन सभी का डीएनए प्रोफाइलिंग करके और सभी को एक स्पेसिफिक आइडिया दिया जाएगा। उन सभी हाथियों में माइक्रोचिप लगाया जाएगा जिसको रीड करके कभी भी उसका आईडी पहचाना जा सकता है। तो एक आईडी के हाथी के नाम पे दूसरा हाथी को ट्रांजिट नहीं कर पाएगा कोई भी, और इससे जो इलीगल ट्रैफिकिंग है हाथी की उस पर काफ़ी अंकुश लगेगा। राजस्थान के तीर्थ पुष्कर राज्य में भारतीय सनातन संस्कृति को बचाने के लिए एक सराहनीय पहल की जा रही है। आने वाली पीढ़ी को वैदिक और सनातन संस्कारों से रूबरू करवाया जा रहा है। बच्चों को सनातन संस्कार सिखाने के लिए श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने बीड़ा उठाया है। महालक्ष्मी मंदिर में 21 दिवसीय निःशुल्क वैदिक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 25 ब्राह्मण बच्चों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप वैदिक संस्कार सिखाया जा रहा है। कहने को तो ये सिर्फ वैदिक संस्कार हो सकता है, पर वर्तमान में इसका महत्व सनातन की जड़ों को बढ़ाना है, जो सनातन संस्कृति के भविष्य को कहीं न कहीं सहेज रहा है। उनसे 18 जून तक श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर का 21 दिवसीय पूर्णकालिक वैदिक शिविर था, जिसमें करीब 35 बच्चों ने बड़ी रुचि से भाग लिया एवं आज उसका समापन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बिलासपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया। धारदार हथियार से हत्या कर वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी ने घटना के बाद घर से 100 मीटर दूर लाश को फेंक दिया। सूचना मिली, पुलिस पहुंची और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। एक डेड बॉडी है जो कि उनके रिहायशी इलाके से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। झुरमुट वगैरह है वहाँ पर पड़ी हुई है। पुलिस की टीम तत्काल पहुंची वहाँ पर, जाकर के बॉडी को वहाँ की रहने वाली एक लगभग 60 वर्षीय महिला वरियाबाई के रूप में आइडेंटिफाई किया था। वहीं पे पास में कुल्हाड़ी भी थी, जिसे की हत्या किया जाना पाए जाने से उस पर मर्ग पंचनामा इत्यादि किया गया। संबंधित लोगों से और संदेहियों से पूछताछ लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश में खाद बीज की कमी को लेकर जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक आंदोलन कर रही है। इसके बाद कांग्रेस ने 25 से 30 जून के बीच प्रदेश की सभी सोसाइटीज में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। दीपक बैज का कहना है कि किसी भी सोसाइटी में डीएपी खाद नहीं है। एनपीए खाद किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। बीज की भी किल्लत है। खाद नहीं मिलना, कहीं न कहीं ये सरकार चाहती है कि धान का उत्पादन कम हो और धान सरकार का पैसा बच सके। इसलिए इसके विरोध में 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक और खाद बीज कमी को लेकर पूरे प्रदेश में सोसाइटी के सामने प्रदर्शन करने की तैयारियां की है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो प्रदर्शन कर रही है। जब वो खुद सरकार में थे उस समय कांग्रेस के लोगों ने किसानों की चिंता कर लिया होता तो मुझे नहीं लगता कि ये दिन इनको देखना पड़ता। छत्तीसगढ़ के किसान भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है और पूरे प्रदेश में सभी जगह खाद और बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पीएम मोदी विशेष पिछड़ी जनजाति यानी पीवीटीजी आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। इसे पीएम जनमन योजना का नाम दिया गया है। योजना के तहत सरगुजा जिले के 100 करोड़ से ज्यादा की सड़कों का निर्माण जारी है। राशि जारी होने के बाद भी कई सड़कों का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया है। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर भी सत्ता पक्ष के विधायक बेहद नाराज हैं। एक रिपोर्ट आप देखें। तस्वीरों में सड़क नपवाते और गुणवत्ताहीन मटेरियल को सड़क से हटवाते दिख रहे शख्स बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो हैं। विधायक जी जनमन योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता से बेहद खफा है। कई जगह घटिया मटेरियल उपयोग में लाने की शिकायत सामने आ रही है, तो वहीं कई जगह बनी हुई सड़कें उखड़ रही हैं।
यही कारण है कि विधायक रामकुमार टोप्पो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। विधायक ने नाराजगी जताते हुए योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। ग्रामीणों का जहाँ जहाँ शिकायत आया था और शिकायत नहीं आने के बावजूद भी समय निकालते हम स्वयं निरीक्षण पे जाते हैं अपने क्षेत्र में, और जहाँ जहाँ कमियाँ जैसे पाई गई हैं, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि सड़कों को उखाड़ा गया, दोबारा बनाया गया। कल ही किसी पैच पे हम गए थे, वहाँ भी कमियाँ पाई गई थी, उसको भी ग्रामीणों की शिकायत पर मापदंड के आधार पर नहीं बना था, उसको भी उखाड़ा गया और नया बनाया जाएगा। सरगुजा जिले में करीब दर्जनों ऐसे इलाके जहां पहाड़ी कोरवा निवासरत है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सड़क सबसे अहम हिस्सा है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते ज्यादातर सड़कों पर काम शुरू ही नहीं हो पाया, और जहां कार्य शुरू हुआ है वहां गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है, तो वहीं कलेक्टर शिकायतों पर जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। फील्ड में जाता हूँ, बहुत सारी जगह पे देखते हैं तो रोड तो बन रहे हैं, पर कोई ऐसे स्पेसिफिक शिकायत होगी। एक बार मैंने देखा था न्यूज़ में कि शिकायत की, तो फिर से उसको जो जैसे बेस बनता है उसके बाद टॉप होता है, तो उसको फिर से बना के उस ठेकेदार जो भी गलती किया उससे कार्रवाई भी करेंगे और अच्छा रोड बनाएंगे। प्रधानमंत्री जिस योजना को लेकर इतनी संजीदगी दिखा रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसको लेकर बेहद गंभीर है, उस योजना के लेकर जिले के अधिकारी लापरवाह हैं। आलम यह है कि स्वीकृत राशि के साल भर बाद भी कई सड़कों का निर्माण शुरू ही नहीं, और जहां शुरू भी हुआ वहां गुणवत्ता को लेकर सत्ता पक्ष के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में इन सड़कों का निर्माण कब तक हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।